आज का रिव्यू टोटली अनस्क्रिप्टेड और जेन्युइन होने वाला है। अभी ओडिसी देख के आ रहा हूँ और जो भी मुझे लगा वो मैं विदाउट एनी फ़िल्टर आपको यहाँ पे कहूँगा। फ़िल्म स्टार्टिंग से ही काफ़ी एपिक फ़ील होती है और माय बैड लक कि मैं इसे बहुत लोगों की तरह आईमैक्स में एक्सपीरियंस नहीं कर पाया और यही फीलिंग जो नोलन कहते हैं कि आपको आईमैक्स में यहीं से एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो आज मुझे फ़ील हुआ। क्योंकि लुडविग ग्रॉसन का जो म्यूज़िक है को इतना ओवर पावर करता है उस विजुअल्स को कि ओवर पावर इन द सेंस क्योंकि वो बना ही आईमैक्स के लिए है। और अगर आप छोटे स्क्रीन पे देखते हो, इवन इट इज़ द बिगेस्ट थिएटर स्क्रीन बट नॉट आईमैक्स, यू कैन फील दैट म्यूजिक ओवर पावर कर रहा है। म्यूजिक इतना लाउड था कि पूरा ऑडिटोरियम लाइक वाइब्रेट कर रहा था, नॉट जस्ट सीट्स, पूरा ऑडिटोरियम। एंड सच में ऐसे हो रहा था। और इस इंटेंसिटी के साथ अगर उस छोटी स्क्रीन पे आप उसे देखते हो तो फ़ील तो होता है। तो बात करते हैं मूवी की, तो मूवी में आपको सारे एक्ट आपने इससे पहले जेसन बोर्न देखी होगी, मैट डेमन की। टॉम हॉलंड एज़ अ स्पाइडरमैन जानते थे। ज़ेंडाया को भी बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम। और एक ही ख़ास बात है कि अगर आप नोलन के कैरेक्टर या कैरेक्टर एक्टर डायरेक्शन की अगर बात करें तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई एक्टर है, जिसे हम देख रहे हैं। हमें टॉम हॉलैंड कहीं नहीं दिखते, हमें मैट डेमन कहीं नहीं दिखते। आप जब भी देखोगे आपको सिर्फ़ ओडिसियस, टेलेमेचुस, पेनेलोपे और जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स की तरह ही आपको दिखेंगे और आपको कोई भी एक्टर नज़र नहीं आएगा। इवन आपने उनको इससे पहले बहुत बार देख रखा हो। मैं खुद सारी स्पाइडरमैन मूवीज़ को देख के आया हूँ थिएटर में, और इससे पहले बहुत भी और भी जो मूवीज़ टॉम हॉलैंड कर चुके हैं, सबको देखा है। पर इसमें आपको टॉम हॉलैंड नहीं दिखेंगे, ट्रस्ट मी। और बात करें एपिकनेस की तो फ़िल्म काफ़ी एपिक फ़ील होती है। मतलब इससे पहले मैंने जितनी फ़िल्म देखी है, मैं कह ही नहीं सकता कि वो फ़िल्में थी इस लेवल की। फ्रेशनेस फ़िल्म के साथ फ़ील होती है। जो डार्क्स है वो काफ़ी डार्क होते हैं, जब डार्क सीन्स आते हैं तो पूरा थिएटर ब्लैक आउट हो जाता है। और जब ब्राइट सीन्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो लाइट्स ऑन हो गई हो। क्योंकि फ़िल्म आईमैक्स में शूट हुई है, आईमैक्स इज़ 70 फॉर्मेट। और इतना ज़्यादा लाइट जब कोई कैमरा के अंदर आता है तो यू कैन फील इट ऑन द स्क्रीन कि एक आईमैक्स फ़िल्म क्या होती है और नॉर्मल फ़िल्म क्या होती है। तो even if because I'm watching it in a normal theater, still it was feeling like it's an IMAX film, shot on totally IMAX। और रही बात क्रिएचर्स वगैरह, अब क्रिएचर्स बहुत है उसमें अलग अलग टाइप का, और सारा अगर हम जैसे नोलन को जानते हैं कि नोलन हर चीज़ इन कैमरा शूट करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ इस चीज़ से। क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं, जितने भी अ, ऐसे मोमेंट है जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे हाँ, वीएफएक्स है फ़िल्म में, मैं वो बात बाद में बताऊँगा उस चीज़ के बारे में। पर जितने भी जैसे मॉन्स्टर्स मतलब यूज़ हुए हैं, वो सारे आई डोंट नो एनिमेट्रॉनिक्स थे या फिर स्मॉल स्केल, आई डोंट नो उन्होंने कैसे किया, पर इट वाज़ फीलिंग एब्सोल्यूटली रियल। वीएफएक्स है फ़िल्म में कुछ जगह पे, क्योंकि वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल थी बिना वीएफएक्स के। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मुझे बहुत जगह पे वीएफएक्स, बहुत जगह 2-3 जगह ही है, पर आपको लगता है कि हाँ, ये वीएफएक्स है। मतलब एक सीजीआई और वीएफएक्स दोनों आपको नज़र आते हैं, बट 2-3 जगह पे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जहाँ पे वीएफएक्स होना चाहिए था, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल वर्क किया गया है और बहुत एपिक लगता है। और अगर एक बात बोलूँ तो फ़िल्म में एक चीज़ को, एक पॉइंट को जिसके ऊपर फ़िल्म बेस्ड है, ऐसा बोल सकते हैं कि लॉयल्टी को दिखाया गया है। जो पेनेलोपी का कैरेक्टर है, वो ओडिसेस के लिए जो लॉयल रहता है फॉर लाइक आई डोंट नो 10-14 जितने भी साल का वो पीरियड दिखाया गया है। तो वो चीज़
एक तरह से इस फ़िल्म को ना कि एंटरटेनिंग और एपिक बट इम्पोर्टेंट बनाता है आज के टाइम के लिए। बिकॉज़ टुडे मतलब जिस तरह से हम देखते हैं कि लॉयल्टी इज़ सच एन इश्यू और जैसे केसेस सामने आ रहे हैं हर जगह पूरी दुनिया में, तो उस हिसाब से देखते हुए इस ये फ़िल्म एक एज़ अ इम्पोर्टेंट स्पेक्टेकल भी लगती है कि इसको आपको विटनेस करना ही चाहिए। ये आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है और दिखाती है कि ऐसे भी लोग हुआ करते थे एंड मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ एक तरह से। और फ़िल्म में म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा मतलब म्यूज़िक एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जा सकती है। बिकॉज़ ऐसा लगता ही नहीं कि ये फ़िल्म का म्यूज़िक किसी स्टूडियो में या फिर किसी कंप्यूटर के अंदर बनाया गया है। हर चीज़, एवरी हॉर्न, एवरी स्ट्रिंग आपको ऐसा लगता है कि ये हर चीज़ माइक में रिकॉर्ड करके पूरा बनाया गया है। आपको ऐसा लगता है नहीं कि ये कोई कंप्यूटराइज़्ड म्यूज़िक है करके। एंड ऑफ कोर्स म्यूज़िक के लिए ये ऑस्कर नो डाउट लुडविग ग्रॉसन को जाने वाला है। बात अगर डायरेक्शन की तो डायरेक्शन इससे ये सच कहूँ तो मेरी पहली फ़िल्म है नोलन की जो मैंने एक्सपीरियंस की और मुझे नहीं लगता कि ओपेनहाइमर वाज़ दैट काइंड ऑफ मूवी जिसको मैंने बहुत कुछ रिलेट कर रहा हूँ मैं ना विटनेस करने के कारण। पर ये जो मूवी थी ये ऑफ कोर्स सबको विटनेस करनी चाहिए। हर एक ने बचपन में कहीं न कहीं इंग्लिश की बुक में वो ट्रॉय की पोएम या स्टोरी सुनी होगी जहाँ पे वो हॉर्स के बारे में मोस्टली आपको याद होगा। तो आपको ये एक नॉस्टैल्जिया भी दे सकता है, जैसे ब्रैड पिट की ट्रॉय मूवी देती है। इसके अलावा फ़िल्म के बारे में वैसे बोलना चाहूँ तो मैं रात भर ही बोल सकता हूँ, आज दिन भर रात भर कंटिन्यू जा सकता हूँ। और एक लाइन में अगर इसको सम अप करूँ तो दिस इज़ वन्स इन अ लाइफ़टाइम एक्सपीरियंस। मतलब अगर इस रिव्यू को एंड करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि आज जिस युग में हम जी रहे हैं वो भी एक दिन इतिहास बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तब ये फ़िल्म डेफ़िनेटली उसका एक अहम हिस्सा रहने वाली है। व्हेन यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फ़िल्म, दिस इज़ गोइंग टू बी अ हिस्ट्री, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये देखिए, जल्द से जल्द ये थिएटर में और देखिए, विटनेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।